हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न कॉमर्स विद एसके। आज हम करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म। तो आज हम इस लेक्चर में सारी अकाउंटिंग टर्म्स जो है वो समझने वाले हैं। आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि हम टोटल इतने अकाउंटिंग टर्म्स जो है वो हम समझने वाले हैं। बिजनेस क्या होता है, ट्रांजेक्शन क्या है, गुड सर्विस क्या, असेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, टाइप्स क्या होते हैं उनके, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, कैपिटल क्या है, ड्रॉइंग्स क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, रिसिप्ट क्या है, एक्सपेंस क्या है, इनकम, प्रॉफिट, लॉस, परचेज, सेल, ये सब हम इस लेक्चर में समझने वाले हैं। और ये जो अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, इन तीनों के बीच का डिफरेंस क्या है वो भी हम इस लेक्चर में समझने वाले हैं। तो आप एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले तो बिजनेस क्या है। तो बिजनेस क्या होता है? बिजनेस में ऐसी कोई एक्टिविटी या हम वर्क कह सकते हैं, एक्टिविटी या वर्क जो प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव के लिए की जा रही है। इसके लिए प्रॉफिट अर्न करने के लिए कुछ भी हम एक्टिविटी करते हैं तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो हम एक्टिविटी या वर्क करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? बिजनेस कहते हैं। Any activity or work which is carried out with the objective of earning profit is termed as business. अब जो बिजनेस है उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट तो होता है ये, बट उसको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है एट द एंड ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, अब वो लॉस कैसे होगा, प्रॉफिट कैसे होगा, वो सब कुछ तो जब हम अकाउंटिंग करेंगे तभी हमें पता चलेगा, हिसाब किताब करेंगे तभी हमें समझ में आएगा। ओके, उसके बाद है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन किससे कहते हैं? ऐसा कोई इवेंट या बिजनेस एक्टिविटी है ये ट्रांजेक्शन, जिसमें क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ बिटवीन पार्टीज। पार्टीज के बीच में मनी एक्सचेंज होगा, मनीज वर्थ, कोई भी गुड्स, सर्विस या कोई प्रोडक्ट वगैरह जो है वो एक्सचेंज होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? ट्रांजेक्शन कहते हैं। जैसे कि परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स उसमें क्या होता है? हम गुड्स परचेज कर रहे हैं। ठीक है, कोई कंपनी है वो गुड्स परचेज कर रही है तो गुड्स आएगा और गुड्स परचेज करेगी तो जो पैसे होंगे, मनी होगी, वो क्या होगा? जाएगा, दूसरी पार्टी को मिलेगा। तो ये क्या होगा? एक्सचेंज ही तो हुआ। तो ये क्या है? एक ट्रांजेक्शन है। परचेज ऑफ गुड्स, उसी तरह से रिसिप्ट ऑफ मनी, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पेमेंट करना, इनकरिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, ये सब क्या है? ट्रांजेक्शंस हैं। अब ट्रांजेक्शन जो है वो कैश ट्रांजेक्शन भी हो सकती है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी हो सकते हैं। कैश ट्रांजेक्शन, कैश नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, कैश ट्रांजेक्शन मीन्स उसी वक्त ही कैश देकर जो ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर दे रही है, यानी कि सेटल कर देना। ठीक है, व्हेन द पार्टीज सेटल द ट्रांजेक्शन इमीडिएटली बाय मेकिंग पेमेंट इन कैश। कैश, जैसे हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा है, ठीक है, 5,000 का हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा है तो 5,000 देकर, 5,000 कैश में पेमेंट करके प्रोडक्ट ले लिया, बस बात खत्म। जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो गया, मीन्स ये क्या होगा? कैश ट्रांजेक्शन होगा। अब क्रेडिट ट्रांजेक्शन किसे कहेंगे? क्रेडिट मीन्स जो पेमेंट है वो उसी वक्त नहीं, इमीडिएट नहीं, बल्कि फ्यूचर में करेंगे। मीन्स एक हफ्ते बाद या 3-4 दिनों के बाद या 1 महीने, 15 दिन, कोई भी मीन्स हम फ्यूचर में उसका जो पेमेंट है वो करेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे? क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहेंगे। द पेमेंट इज सेटल्ड एट अ फ्यूचर डेट एज पर एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। तो ये क्या होगा? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो ये दो टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं। उसके बाद है गुड्स। ठीक है, गुड्स का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई टेंजिबल आर्टिकल और कमोडिटी हम कह सकते हैं इन विच अ बिजनेस डील, इसमें बिजनेस डील करती हो। ठीक है, मीन्स बिजनेस का काम जो हो, जैसे बिजनेस का काम पेन पेन बनाने का है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो पेन का है, तो पेन क्या हुई? उसकी गुड्स हुई। ठीक है, तो उसका हम क्या कहेंगे? गुड्स। दिस आर्टिकल्स और commodities are either bought and sold, मीन्स खरीदने के बाद सेल कर सकते हैं या फिर प्रोड्यूस करने के बाद सेल कर सकते हैं। ठीक है, खरीदो उसके बाद सेल करो या फिर प्रोड्यूस करो और उसके बाद सेल करो। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है? गुड्स। एट टाइम्स what may be classified as goods to one business firm may not be goods to the other firm, मीन्स एक किसी एक बिजनेस के लिए गुड्स हो सकता है लेकिन दूसरी फर्म के लिए वो गुड्स नहीं हो सकता।
ठीक है, जैसे कि मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो मशीन उसने परचेस की है, जो मशीन है वो उसके लिए क्या होगी, गुड्स होगी। मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो मशीन उसके लिए क्या होगी, गुड्स होगी, क्योंकि वो मशीन बनाते हैं उसको बेचते हैं, वो उसके लिए क्या है, गुड्स है। बट जो बाइंग फर्म होगी, जो मशीन खरीदेगा, ठीक है, तो वो तो उसके लिए गुड्स नहीं होगी ना, क्योंकि उसका इंटेंशन क्या है, लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज के लिए है, मतलब उसको यूज करने के लिए है, उसका इंटेंशन यूज करना है, मशीन को यूज करना है, सेल करने के लिए नहीं है। तो माइंड फर्म के लिए ये जो मशीन है वो गुड्स नहीं होगी। ठीक है, तो गुड्स उसे ही कहेंगे जो इन बीच अ बिजनेस डील, जो बिजनेस डील करता हो उसे ही हम क्या कहेंगे, गुड्स कहेंगे। अब सर्विस, तो सर्विस क्या है, वो है इंटेंजिबल है। सर्विस क्या है, इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल इन नेचर है, मीन्स इस ये जो सर्विस जो है, सर्विस इज नॉट अ फिजिकल प्रोडक्ट है, ये फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है। हम कि उसको हम टच भी नहीं कर सकते या फिर देख नहीं सकते। ठीक है, क्या है, इंटेंजिबिलिटी है सर्विस में। जैसे हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाना तो एक सर्विस हुई, फिर डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है तो वो भी एक सर्विस हुई। ठीक है, अ सर्विस कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय द बायर और द सर्विस और द रिसीवर, जो रिसीवर और बायर जो है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं सर्विस को। ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, ये इंटेंजिबल है। ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ द सर्विस बिफोर कंजप्शन कैन नॉट बी जज, हम जज नहीं कर सकते, उसको यूज करने से पहले हम जज नहीं कर सकते क्वालिटी ऑफ द सर्विस की। कैसे, जैसे पढ़ाना, ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कोई टीचर अच्छा पढ़ा रही है या फिर हमें समझ में आ रहा है फिर नहीं आ रहा, तो वो जब पढ़ा लेगी उसके बाद ही हमें समझ में आएगा ना। तो जब सर्विस का हम यूज करेंगे तभी हमें समझ में आएगा, उसके पहले तो हम बता नहीं सकते। उसके बाद इनकंसिस्टेंसी, जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सर्विस कैन नॉट बी डन, जो क्वालिटी है सर्विस की वो डिफर हो सकता है टाइम टू टाइम। ठीक है, इवन इफ द सर्विस प्रोवाइडर रिमेन्स द सेम, भले ही सर्विस प्रोवाइडर है वो सेम है, लेकिन फिर भी उसका जो क्वालिटी है सर्विस की वो टाइम टू टाइम डिफरेंट हो सकता है। इनसेपरेट इनसेपरेबिलिटी, तो एक और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है सर्विस की कि ये सेपरेट सेपरेट नहीं हो सकता, सर्विस और सर्विस प्रोवाइडर जो है वो दोनों ही सेपरेट नहीं हो सकते। तो ये भी इसकी क्या है, ये एक क्वालिटी है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये होगा सर्विस जो इंटेंजिबल है। और गुड्स क्या है, गुड्स है टेंजिबल। गुड्स है टेंजिबल, मीन्स जो प्रोडक्ट वगैरह होता है वो, जिसको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। सर्विस क्या है, इंटेंजिबल है। उसके बाद है असेट। असेट्स क्या है, असेट्स मीन्स ऐसी सारी ही चीजें या फिर हम राइट्स या थिंग्स, ऐसी सारी चीजें जो बिजनेस की खुद की हो। ठीक है, जो बिजनेस की खुद की है और उनकी मॉनेटरी वैल्यू भी हो, तो उसे हम क्या करेंगे, असेट्स कहेंगे। ठीक है, तो असेट्स आर ऑल दोस थिंग्स और राइट्स विच आर ओन्ड बाय द बिजनेस, यानी बिजनेस की खुद की हो और उनकी मॉनेटरी वैल्यू भी हो। दे आर प्रॉपर्टीज विच हेल्प टू रन द बिजनेस। ये कैसे, ये क्या है, असेट्स क्या है, प्रॉपर्टीज है ऐसी जो बिजनेस को रन करने में, बिजनेस को चलाने में मदद मिलती है जिससे। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने एक ट्रक खरीदा है, ठीक है, तो 10 लाख रुपए का क्या खरीदा है, ट्रक खरीदा है। तो अब ये ट्रक क्या है, उस कंपनी की असेट हुई। क्यों, क्योंकि ये कंपनी की खुद का है, ये ट्रक जो है वो कंपनी का खुद का है और इसकी मॉनेटरी वैल्यू भी है। क्यों, क्योंकि ये 10 लाख रुपए में खरीदा है, मीन्स इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 10 लाख है। ठीक है, तो इसकी मॉनेटरी वैल्यू भी है और ये असेट है कंपनी की। एंड इट विल बी यूज्ड टू जनरेट फ्यूचर इनकम, फ्यूचर इनकम जनरेट करने के लिए ये यूज होता है। मीन्स जो गुड्स है उसको डिलीवर करने के लिए ये यूज होता है। तो ये क्या है, कंपनी की असेट हुई। ठीक है, तो ऐसी सारी चीजें जो कंपनी का खुद का हो और जिसका मॉनेटरी वैल्यू भी हो, जो आगे बिजनेस को चलाने में मदद मिलती हो, वो तो हम उसे क्या कहेंगे, असेट्स कहेंगे। कोई भी बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गई, ठीक है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, कोई भी व्हीकल है, वो सब क्या है, असेट्स हैं। फिक्स्ड असेट्स और नॉन करंट असेट।
दोनों ही सेम है, फिक्स्ड असेट्स और नॉन करंट असेट्स हम समझ लेते हैं। तो फिक्स्ड असेट्स आर दोज व्हिच हेल्प इन रनिंग ऑफ द बिजनेस एंड whose benefit is available for a long time। फिक्स्ड असेट्स, ठीक है, नाम से हमें समझ में आ रहा है ये फिक्स है, ठीक है। द प्राइस ऑफ फिक्स्ड असेट्स डू नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली। जो प्राइस है फिक्स्ड असेट्स की वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। और ये जो है वो रिसेल करने के लिए परचेस नहीं किया जाता जैसे कि बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, व्हीकल्स है, वो सब क्या है, फिक्स्ड असेट्स है। एक बार हमने खरीद लिया तो हम उसको यूज करते हैं बिजनेस के लिए और लॉन्ग टाइम के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हमने बिल्डिंग है, बिल्डिंग तो एक दो साल में बेच तो देंगे नहीं, उसको तो हम लॉन्ग टाइम के लिए यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मशीनरी है वो कंपनी के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो मशीनरी खरीदी है तो उसका हम इस्तेमाल करेंगे, तो वो भी बेचने के लिए तो होता नहीं है, ये फिक्स है, उसकी जो प्राइस है वो चेंज नहीं होती और वो रीसेल करने के लिए नहीं परचेज किया जाता, तो वो क्या होगा, फिक्स्ड असेट होगा। फिक्स्ड असेट्स आर आल्सो कॉल्ड एज नॉन करंट असेट्स, उसको नॉन करंट असेट्स भी बोला जाता है, बिकॉज दिस आर असेट्स विच लाइफ स्पैन, जिसकी जो लाइफ स्पैन है इज मोर देन 1 ईयर, एक साल से ज्यादा की होती है उसका लाइफ स्पैन, इन कंपेयर टू द करंट असेट। करंट असेट्स में क्या होता है 12 मंथ्स के अंदर होता है, और नॉन करंट असेट जो एक साल के से ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये होगा फिक्स्ड असेट जिसकी जो प्राइस है वो चेंज नहीं होती है, कंपनी में लॉन्ग टाइम के लिए होता है। अब current assets are those assets which are constantly converted into cash और अदर assets, ठीक है, कॉन्स्टेंटली कन्वर्टेड होता रहता है कैश में। जैसे स्टॉक हो गया, ठीक है, स्टॉक है तो स्टॉक तो रखने के लिए तो हमने है नहीं, स्टॉक को तो हम बेचेंगे ना, जो गुड्स होगा वो हम बेचेंगे, ठीक है। तो उस हम बेचेंगे तो कैश जनरेट होगा, कैश हमें मिलेगा, तो कॉन्स्टेंटली कन्वर्ट हो रहा है कैश का स्टॉक है। फिर डेटर्स है, डेटर्स से भी पैसे आते रहते हैं, फिर कैश वगैरह हो गए वो सब, ये सब क्या है, करंट असेट्स है, जिसकी जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है एवरी डे, ठीक है। स्टॉक तो जैसे कि 1,000 पेन पड़े थे, ठीक है, तो अब 500 पेन जो है वो बेच दिए, सेल कर दिए, तो अब बाकी कितने रहे, 500 रह गए, ठीक है। तो इस तरह से जो वैल्यू है वो भी एवरी डे चेंज होती रहती है। दिस असेट्स आर कॉन्स्टेंटली कन्वर्टिंग इनटू कैश विद इन द स्पैन ऑफ 1 ईयर, एक साल के अंदर उनकी जो वैल्यू है वो भी चेंज होती है और जो कैश में कन्वर्ट भी हो सकता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, करंट असेट्स कहेंगे। और इस असेट्स को सर्कुलेटिंग असेट्स भी बोला जाता है, सर्कुलेटिंग असेट्स, ठीक है। अब है टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स का मतलब होता है कि जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, ऐसी असेट, ठीक है, जैसे कि मशीनरी है, व्हीकल है, स्टॉक है, ये सब क्या है, टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल मीन्स जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिसको हम सीन देख भी सकते हो और टच भी कर सकते हो, हम उसे क्या कहेंगे, टेंजिबल। उसी तरह से इनटेंजिबल, इनटेंजिबल असेट्स का मतलब क्या होता है, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, जिसको हम देख भी ना सकते हो, टच भी ना कर सकते हो, बट उसकी मॉनेटरी वैल्यू हो, ठीक है, मॉनेटरी वैल्यू हो जिसकी, जैसे कि गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, इन सबको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन इन सबकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, तो हम उसे क्या कहेंगे, इंटेंजिबल असेट्स कहेंगे। उसके बाद है फिक्टिटियस असेट्स। फिक्टिटियस असेट्स का मतलब होता है कि सम लार्ज एक्सपेंस, ऐसे बड़े एक्सपेंस, लार्ज एक्सपेंस जो कभी कभी टेम्पररीली ट्रीटेड एज असेट्स, से असेट्स की तरह हम ट्रीट करते हैं उसको। एक्सपेंस होते हैं, लार्ज एक्सपेंस होते हैं, बट हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं, असेट्स की तरह ट्रीट करते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे, फिक्टिटियस असेट्स कहेंगे। इसका एग्जांपल है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। अब कोई नया प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हो रहा है मार्केट में, तब हैवी एडवर्टाइजमेंट तो होगी ही, फिर ठीक है, एडवर्टाइजमेंट होगी तो ज्यादा हैवी एक्सपेंडिचर होगा एडवर्टाइजमेंट पे, और उसका जो बेनिफिट है वो एक्सपेंडिचर का, जो एक्सपेंस हमने किया है एडवर्टाइजमेंट पे, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने में, इंट्रोड्यूस करने में मार्केट में, तो उसका जो बेनिफिट है वो तो बहुत सारे सालों तक रहेगा, तो इसी वजह से हम उसको एक्सपेंस नहीं बल्कि हम उसे क्या काउंट करते हैं, एज अ असेट,
ठीक है। द बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंडिचर विल बी अवेलेबल फॉर मेनी ईयर्स टू कम, हेंस इट इज नॉट ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस ड्यूरिंग 1 ईयर। सिर्फ 1 ईयर के लिए एक्सपेंस नहीं ट्रीट किया जाता, बट इज स्प्रेड ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स। अ पार्ट ऑफ इट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस ऑफ द करंट ईयर, यानी करंट ईयर में हम उसको एक्सपेंस ट्रीट करेंगे कुछ पार्ट को, और बाकी का जो बैलेंस है वो हम एज अ असेट यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि 50,000 है हमने खर्च किया, फॉर एग्जाम्पल है 50,000 हमने खर्च किया है एडवर्टाइजमेंट में, तो समझो इसको हमें 5 साल तक करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में 10,000 जो है वो हम एज अ एक्सपेंस करेंगे, बट बाकी का जो 40,000 है वो हम क्या रखेंगे, असेट रखेंगे। उसी तरह से सेकेंड ईयर में हम 10,000 जो है वो करते जाएंगे माइनस, बाकी जो 30,000 है वो क्या होगा, असेट होगा। तो इस तरह से किया जाता है। दिस इज कॉल्ड एज fictitious assets बिकॉज इट कैन नॉट बी सोल्ड, इसको हम बेच भी नहीं सकते, एंड कैन नॉट फेच एनी वैल्यू। ओके, एंड सच असेट्स आर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, डेवलपमेंट एक्सपेंस है, तो ये सब क्या है, फिक्टिटियस असेट्स है, ये उसके एग्जांपल्स है। अब है लायबिलिटीज। ठीक है, लायबिलिटीज मीन्स ऐसी अमाउंट जो बिजनेस को पे करनी है। ठीक है, जो बिजनेस है, कंपनी है, उसको पे करनी है किसी और को, तो हम उसे क्या कहेंगे, लायबिलिटीज कहेंगे। अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस, बिजनेस पे करेगा फॉर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट पे परचेस किया हो गुड्स, या फिर असेट परचेस किया हो, और अमाउंट पेबल फॉर बोरोड मनी, मनी बोरो किया हो तो वापस तो देनी है ना, पैसा पैसा बोरो किया है, लिया है पैसा, तो पैसा वापस तो भी देना पड़ेगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, लायबिलिटी कहेंगे। दिस अमाउंट इज पेबल इन द फ्यूचर, ये फ्यूचर में पे किया जाता है, एंड इट इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी, लायबिलिटी ट्रीट करेंगे टिल इट इज नॉट पेड बाय द बिजनेस, जब तक बिजनेस ने पे नहीं किया तब तक ये लायबिलिटी ही रहेगा, और जब बिजनेस से ये पे कर दिया तो फिर लायबिलिटी में से हट जाएगा। तो ये क्या होगी, लायबिलिटीज जो बिजनेस को पे करना है। अब वो होता है कि इंटरनल लायबिलिटी और एक है एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल नाम से ही समझ में आ रहा है, इंटरनल लायबिलिटी यानी कि बिजनेस का इंटरनली हो, ठीक है, खुद का। जैसे कि बिजनेस और ओनर वो क्या है, दोनों ही सेपरेट एंटिटी है। ओके, ये हमने जो कंसेप्ट है, अकाउंटिंग कंसेप्ट, कन्वेंशन, ये सब प्रिंसिपल्स उसमें हमने पढ़ा था। इसके पहले वाला लेक्चर है वो, उसमें हमने पढ़ा था कि जो बिजनेस और ओनर है वो दोनों क्या है, सेपरेट एंटिटी है, दोनों ही क्या है, अलग अलग है। और जब ओनर जो है, बिजनेस का ओनर है, वो जब प्रोवाइड करता है कैपिटल बिजनेस को, यानी कि ओनर प्रोवाइड करता है बिजनेस को, मनी प्रोवाइड करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल कहेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, इंटरनल लायबिलिटी बन जाएगी बिजनेस की। ठीक है, इट इज अ लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स ओनर, मींस अब बिजनेस की लायबिलिटी बनेगी कि अभी ओनर को पैसे वापस भी तो करने हैं। अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू द ओनर इज इंटरनल लायबिलिटी। ओनर ऑफ बिजनेस हैज प्रोवाइडेड कैपिटल, यहाँ पर एग्जांपल है एक कि ओनर ने कितना कैपिटल प्रोवाइड किया है, 1 लाख। ठीक है, अब ये जो 1 लाख है वो क्या हो जाएगी, लायबिलिटी होगी बिजनेस की, कि जो ओनर को वापस देना है, तो हम उसे क्या कहेंगे, इंटरनल लायबिलिटी। अब उसी तरह से ये क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटी, मीन्स अब इसमें ओनर नहीं आएगा, बल्कि किसी और को पे करना है, पे तो करना है लेकिन किसी और को पे करना है, तो हम उसे क्या कहेंगे, एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गया। यानी कि द अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू द थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी को पे करना है अमाउंट, कि क्यों पे करना है, क्योंकि क्रेडिट पे परचेज किया है गुड्स, असेट परचेज की हुई होगी क्रेडिट पे, या फिर सर्विस ली होगी, या फिर कोई पेमेंट पेबल अमाउंट फॉर बोरोड मनी, मनी बोरो किया होगा तो उसका जो अमाउंट है वो पे करना होगा, तो हम उसको क्या क्या कहेंगे, वो एक्सटर्नल लायबिलिटी कहेंगे, क्योंकि वो ओनर ने तो दिया नहीं है, किसी थर्ड पार्टी ने दिया है। ठीक है, बैंक हो गया लोन, जैसे बैंक ने लोन प्रोवाइड किया है तो उसको पे करना पड़ेगा, ये थर्ड पार्टी हो गई, तो ये क्या होगा, एक्सटर्नल लायबिलिटी है। जैसे 50,000 आर बोरोड फ्रॉम भावना विद द कंडीशन टू रिडीम आफ्टर 3 इयर्स, तो 3 इयर्स के बाद देना है पैसे, तो ये इसकी क्या होगी, लायबिलिटी होगी, लेकिन एक्सटर्नल लायबिलिटी, क्योंकि ये इसके ओनर तो नहीं है। गुड्स 2,000 परचेज ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे परचेज किया है,
तो 2000 का गुड्स, तो भी हमें वापस पैसे तो देने ही होंगे। अभी 1000 आर आउटस्टैंडिंग फॉर द पेमेंट ऑफ रेंट। अब रेंट है तो उसका पेमेंट करना तो बाकी रह गया है 1000, तो वो भी पे करना होगा। फर्नीचर परचेज किया है 5000 क्रेडिट पे, तो 5000 भी पे करने होंगे। ऑल दिस, ये सब जो है ड्यूज आर पेबल इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में पे करेंगे। और ये सब क्या है, सारी की सारी थर्ड पार्टी है, तो हम इसे क्या कहेंगे, एक्सटर्नल। और इंटरनल तो ओनर से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद है करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। तो ये जो एक्सटर्नल का है, एक्सटर्नल लायबिलिटी, ये उसी का ही पार्ट हम कह सकते हैं, करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी किसे कहेंगे, अ लायबिलिटी विच इज टू बी पेड विद इन 1 ईयर। करंट, करंट से ही हमें याद रख देना होगा, करंट से ही हमें समझ लेना होगा कि 1 साल के अंदर, ठीक है, विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर में हमें पे करना हो तो हम उसे क्या कहेंगे, करंट, करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब करंट असेट्स मींस 1 साल के अंदर वाली असेट, ठीक है, जो कैश में कन्वर्ट होती हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, करंट असेट्स। और ये करंट लायबिलिटी जो 1 साल के अंदर ही हमें पे करने होगी, वैसी लायबिलिटी हम करंट लायबिलिटी कहते हैं। और जिसे हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज भी कह सकते हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। इन शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में क्या होता है, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज किया है तो अभी 1 साल के अंदर अंदर पैसे तो देने ही होंगे, उसमें तो ज्यादा होता ही नहीं है, 2-3 महीने का टाइम होता है ज्यादातर। तो फिर एक्सपेंस हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जैसे रेंट वगैरह, वो मंथली मंथली रेंट पे करते हैं तो 2-3 महीने से ज्यादा थोड़ी रख सकते हैं, वो भी देना होगा। तो ये सब क्या हो गया, करंट लायबिलिटी हो गया, जो 1 साल के अंदर ही हमें जिसकी पेमेंट करनी होती है। नॉन करंट लायबिलिटी यानी 1 साल के बाद हम कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हम कहते हैं जिसे। A liability which is to be paid during the period of more than 1 year by the business, 1 साल के बाद में, यानी कि more than 1 year is known as non current liability। नॉन करंट लायबिलिटी को हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी कहते हैं बिजनेस की। और जैसे कि बैंक लोन है, ठीक है, तो बैंक लोन है तो वो 1 साल से ज्यादा हम रख सकते हैं बैंक लोन, फिर डिबेंचर्स वगैरह हो गए, तो ये सब क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी, जिसे जैसे 1 साल के अंदर हमें पे नहीं करनी होती है। उसके बाद है कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि जो ओनर है, बिजनेस का ओनर, वो इन्वेस्टमेंट करता है या फिर कुछ भी अमाउंट पे करता है बिजनेस को, ठीक है, कुछ भी पे करता है ओनर। अगर जो बिजनेस को कुछ भी देगा, ठीक है, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू हो, ठीक है, जैसे गुड्स दे रहा है उसकी भी मॉनेटरी वैल्यू होती है, जैसे 10,000 का गुड्स दिया, 20,000 का गुड्स दिया, ठीक है, कोई भी फर्नीचर दे रहा है, कोई भी असेट दे रहा है, या फिर कोई भी पैसे पैसे दे रहा है, कैपिटल दे रहा है, 10,000 रुपए कैश दे रहा है, 20,000 रुपए कैश दे रहा है, तो वो सब कुछ क्या है, कैपिटल है। कि जो ओनर है वो इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में, बिजनेस में वो डाल रहा है, तो उन सबको हम क्या कहेंगे, कैपिटल कहेंगे। एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय ओनर टू कमेंस द बिजनेस इज नॉन एज कैपिटल। मतलब बिजनेस को चालू करने के लिए जो भी ओनर है वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो हम उसे क्या कहेंगे, कैपिटल कहेंगे। इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस इज डन इन कैश फॉर्म और इन फॉर्म ऑफ एनी असेट, या कैश या कोई भी असेट में किया जा सकता है। ऑल दोज आइटम्स आर इंक्लूडेड इन कैपिटल विच इज प्रोवाइडेड बाय ओनर एंड दैट वैल्यू इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, मनी के टर्म में ये मेजरेबल होना चाहिए जो भी ओनर प्रोवाइड करेगा एज अ कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, अब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ओनर ने 10,000 का कैश दिया, ठीक है, फर्नीचर ऑफ 6,000 का फर्नीचर दिया, गुड्स दिया 8,000 का गुड्स दिया, तो ये सब मिलके, ठीक है, ये क्या है, 10,000, फिर 6,000 और 8,000, तो टोटल कितना उसने कैपिटल दिया है, 24,000 का उसने कैपिटल दिया है बिजनेस को, ठीक है। तो ये क्या होगा, 24,000 आइटम प्रोवाइडेड बाय द ओनर। तो इन सब का ये जो सब है वो क्या है, मॉनेटरी वैल्यू में है, जो बिजनेस में यूज होगा। ओनर गिव्स मनी टू कमेंस बिजनेस एज वेल एज टू एक्सपांड द बिजनेस। बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए भी दे सकता है या फिर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए भी दे सकता है। कैपिटल इज आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप है तो उसमें कैपिटल वर्ड यूज होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल वर्ड यूज होता है जो ओनर प्रोवाइड करता है, ओके।
और पार्टनरशिप के लिए पार्टनर्स कैपिटल का वर्ड यूज होगा। क्या? पार्टनर्स कैपिटल, जो पार्टनर प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है? पार्टनर। तो हम उसे क्या कहेंगे? पार्टनर्स कैपिटल। जैसे ए कैपिटल, बी का कैपिटल, राम का कैपिटल, श्याम का कैपिटल इतना दिया है। फॉर कंपनी, कंपनी के लिए हम क्या यूज करेंगे? शेयर कैपिटल वर्ड का हम यूज करेंगे, जो शेयर होल्डर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो ज्यादा यूज होता है। शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल जो कंपनी के लिए ये है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ये होगा कैपिटल। अब ड्रॉइंग्स, अब ड्रॉइंग्स में क्या है? कैपिटल में क्या था? कैपिटल में था कि ओनर जो है वो बिजनेस को दे रहा है पैसे। ठीक है, अब ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स में क्या है कि ओनर है वो पैसे ले रहा है बिजनेस से, निकाल रहा है पैसे। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? ड्रॉइंग्स कहेंगे। फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल, ओनर ऑफ बिजनेस प्रोवाइड हिज पर्सनल प्रॉपर्टी टू द बिजनेस। ठीक है, जैसे पर्सनल असेट्स वगैरह हो गई, वो सब कुछ ओनर देता है। ओनर बिकम्स द असेट ऑफ बिजनेस, बिजनेस का ये क्या बन जाएगा? असेट बन जाएगी। अब when owner of business withdraws asset from business means cash or goods for personal purpose, this is known as drawing। अब ओनर जो है वो बिजनेस में से कुछ भी विड्रॉ करेगा। ठीक है, जैसे कोई भी असेट है, जैसे कैश है, गुड्स है, खुद के पर्सनल पर्पस के लिए वो निकालेगा, तो हम उसे क्या कहेंगे? ड्रॉइंग्स कहेंगे। ड्रॉइंग्स इंडिकेट्स कैपिटल रिडक्शन, क्योंकि उससे क्या होता है? कैपिटल कम हो जाती है ना। बिजनेस में से इतना कैपिटल कम हो गया। इंस्टेड डिडक्टिंग इट डायरेक्टली फ्रॉम कैपिटल, इट इज शोन सेपरेटली एज अ ड्रॉइंग। ड्रॉइंग वर्ड करके ये सेपरेटली शो होता है। हम कैपिटल में से इसको माइनस नहीं करते, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर फिर किया जाता है। तो ये होता है ड्रॉइंग। अब है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर तो स्पेंडिंग ऑफ फंड बाय बिजनेस। ठीक है, अब बिजनेस ने फंड स्पेंड किया, खर्चा किया, तो हम उसे क्या कहेंगे? एक्सपेंडिचर कहेंगे। कोई नई असेट्स को लाने के लिए, या फिर असेट्स को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर कोई भी लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए जो भी खर्चा होता है, मनी स्पेंड होता है जो बिजनेस के द्वारा, तो हम उसे क्या कहेंगे? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को तीन टाइप में यहाँ पर क्लासिफाई किया गया है। एक तो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये हम तीनों समझ लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इसमें हमें ये कैपिटल याद रखना है। ठीक है, एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा है। क्या है? एक्सपेंडिचर मतलब मीन्स खर्चा। खर्चा, अब कैपिटल मीन्स जो हम असेट्स में करते हैं। ठीक है, जैसे हम लैंड परचेस किया है, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब कुछ परचेस कर रहे हैं हम, तो हम उसे क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्योंकि ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है, हम उसको बार बार तो परचेस करते नहीं है। ठीक है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये हम बार बार परचेस नहीं करते, ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है, तो हम उसे क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे खर्चे जो लॉन्ग टाइम में एक बार होता हो, हम उसे क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसे खर्चे, रिवेन्यू मीन्स बार बार होना। ठीक है, यानी डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए बिजनेस जो भी खर्चा करता है, तो हम उसे क्या कहेंगे? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। जैसे कि वेजेस, सैलरीज हैं जो हर मंथ देनी होती है, फिर रिपेयर का खर्चा है, रेंट होगा, इंटरेस्ट होगा, तो ये सब कुछ क्या होगा? रिवेन्यू होगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट विच इज स्पेंड ऑन एक्वायरिंग, अपग्रेडिंग और एक्सटेंडिंग द लाइफ ऑफ एन असेट। अब असेट की लाइफ को एक्सपांड करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, या फिर असेट खरीदने के लिए, एक्वायर करने के लिए जो भी खर्चा होता है, तो हम उसे क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। द बेनिफिट, और उसका जो बेनिफिट है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल परचेस ऑफ लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, पेटेंट एक्सेट्रा। अब all sums spent for making the assets ready means जो भी हमने जैसे मशीनरी खरीदा है, ठीक है, तो अब उसका जो भी इंस्टॉलेशन का, गैरेज का कोई भी खर्च होगा, मशीन को लाने के लिए जो भी खर्च होगा, तो वो भी हम इसी के अंदर ही मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे 50,000 की मशीनरी है,
ठीक है, अब 1,000 रुपए इंस्टॉलेशन का खर्च हुआ, लाने का 2,000 रुपए खर्च हुआ, तो 53,000 की मशीनरी होगी, तो वो सब कुछ भी ऐड होगा इसमें, तो ये भी क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, उसी टाइम पे हो रहा है तब। अब है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ऑल द एक्सपेंडिचर विच आर इंकर्ड इन मीटिंग अप डे टू डे रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। अब डे टू डे रिक्वायरमेंट्स के लिए जो बिजनेस खर्चा करेगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल, पेमेंट इन वे ऑफ वेजेस, वेजेस को पे किया हमने, सैलरी, कैरिज, रिपेयर, रेंट, इंटरेस्ट, ये सब क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स इज आल्सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, क्योंकि ये फिक्स टाइम पे किया जाता है, फिक्स्ड असेट्स पे जो भी डेप्रिसिएशन लगता है वो भी क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कॉस्ट इनकर टू एक्वायर एन असेट, उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल नेचर का। जो अभी मैंने आपको समझाया कि 50,000 की मशीनरी है, फिर उसका इंस्टॉलेशन का 1,000, फिर लाने का 2,000, तो ये सब क्या होगा, कैपिटल नेचर का होगा। बट हम इसको वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए, कॉस्ट इनकर टू कीप देम इन वर्किंग कंडीशन, अब मशीनरी को वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए जो भी खर्चा हो रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, रेवेन्यू आइटम कहेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का होगा ये। अब है ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो प्रेजेंट अकाउंटिंग ईयर में तो होते हैं, बट उसका जो बेनिफिट है वो और भी सालों तक उसका बेनिफिट चलता रहता है। और जैसे जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, जो हमने पढ़ा था पहले, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, तो हम उसे क्या कहेंगे, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू लाइन ऑफ प्रोडक्ट और डेवलपिंग अ न्यू मार्केट, ठीक है। अब ये जो एक्सपेंडिचर है, दिस एक्सपेंसेस आर डिफर्ड बिकॉज सच बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंडिचर एक्सटेंड मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। अ पार्ट ऑफ इट इज, हम क्या ट्रीट करते हैं, एक्सपेंस ट्रीट करते हैं करंट ईयर में, और उसका जो बैलेंस है वो हम एज अ असेट यूज करते हैं, जो हमने पढ़ा ना 50 years असेट, वो एंड इज कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर हम उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं एज अ 50 years असेट, जो बैलेंस अमाउंट होती है वो। तो ये क्या होगा, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये जो एक्सपेंस है जो करंट ईयर में होता है, वो हम डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं। अब है रिसीप्ट। रिसिप्ट, तो वो सारे अमाउंट जो बिजनेस के पास आ रहे हैं, ठीक है, बिजनेस के पास आ रहे हैं, वो सारे ही कैश या अमाउंट हम कह सकते हैं, वो सब कुछ हम क्या कहेंगे, रिसिप्ट कहेंगे। रिसिप्ट आर द अमाउंट ऑफ कैश अ बिजनेस टेक्स इन ड्यूरिंग एनी वन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, एक अकाउंटिंग ईयर। रेवेन्यू और इनकम इज ग्रॉस मनी रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हमने सेल किया तो उससे जो पैसा आया वो, ठीक है, या फिर सर्विस रेंडर की तो उससे जो पैसा आया वो सब क्या है, रिसिप्ट है, वो एक साल में बहुत बार आती रहती है। रिसिप्ट ऑल्सो इंक्लूड एनी कैश रिसीव्ड इन द बिजनेस फ्रॉम एनी सोर्स, कुछ भी कोई भी सोर्स से बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, रिसिप्ट कहेंगे। जैसे लोन, क्रेडिट लाइन, कुछ भी हो तो जिससे हमें पैसा मिल रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, रिसिप्ट कहेंगे। जैसे एक है कैपिटल रिसिप्ट और एक रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। रिसिप्ट का मतलब क्या होगा, आना, ठीक है। अब कैपिटल जो मैंने आपको बताया था, बड़ा बड़ा, जो एक साल उसका जो बेनिफिट है वो एक साल से ज्यादा मिल रहा हो, और रेवेन्यू जो एक साल के अंदर का हो वो। तो कैपिटल रिसिप्ट, तो उसमें क्या होगा, ये क्या है, कैपिटल रिसिप्ट्स आर द फंड्स रिसीव्ड बाय अ बिजनेस, बिजनेस से रिसीव, बिजनेस को रिसीव होता है, विच आर नॉन रिकरिंग इन नेचर, नॉन रिकरिंग है ये नेचर में, विच मीन्स देयर अकरेंस आर नॉट रेगुलर, ये रेगुलर नहीं मिलते, ऐसे पैसे रेगुलर नहीं मिलते, बट मिलते हैं पैसे, बट रेगुलर नहीं मिलते। जैसे लोन हो गया, तो लोन तो बार बार तो हम लेंगे नहीं, 3-4 सालों में एक बार ले सकते हैं, लेकिन हर बार हर महीने थोड़ी ना लोन लिया जाता है, तो लोन क्या होगा, कैपिटल रिसिप्ट होगा। They lead to an overall increase in the total capital of the business, जो कैपिटल होती है बिजनेस में उसमें इंक्रीज होगा क्योंकि पैसे आएंगे, एंड आर नॉट यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज नहीं किया जाता। These are usually generated from non-operating activities of a business, hence are not shown in the profit and loss account. Instead, they are shown in the balance sheet. ये कहाँ पर शो किया जाता है, बैलेंस शीट में शो किया जाता है। For example, money brought into a business by the owner,
जैसे कैपिटल इन्वेस्ट किया मीन्स ये तो आ तो रहा है ना, बिजनेस में आ रहा है कैपिटल, तो ये हम कहाँ पर शो करेंगे, बैलेंस शीट में शो करेंगे। अब ओनर हर बार तो लाएगा नहीं, तो ये क्या होगा, कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट कहाँ पे शो किया जाता है, बैलेंस शीट में शो किया जाता है। तो कैपिटल रिसिप्ट। फिर लोन है, लोन फ्रॉम बैंक, तो वो भी बार बार तो होगा नहीं, तो ये भी क्या है, किसमें शो करेंगे, बैलेंस शीट में शो करेंगे। से प्रोसीड ऑफ फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट्स वो भी बार बार, फिक्स्ड असेट्स को सेल करना, बिल्डिंग लैंड मशीनरी वो सब सेल करना, तो बार बार तो सेल करेंगे नहीं, तो इसीलिए ये भी क्या होगा, कैपिटल रिसिप्ट होगा और जो बैलेंस शीट में शो करेंगे। उसके बाद रिवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, रिवेन्यू रिसिप्ट यानी कि एक साल के अंदर बार बार मिल रहा हो, रिकरिंग इन नेचर हो, ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे, रिवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे। और ये कहाँ पर शो किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे हम, बैलेंस शीट में नहीं। Revenue receipts are the fund received by a business as a result of its core business activity। जो इसका business activities में business का जो main activity है उससे जो पैसा आ रहा है, ठीक है, गुड्स बिजनेस जो है वो गुड्स सेल कर रहा हो तो उससे तो बार बार पैसे आएंगे ही, तो वो क्या होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। दस आर रिकरिंग इन नेचर, वो रिकरिंग है। इट लीड्स टू एन ओवरऑल इंक्रीज इन द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है उसमें इंक्रीज होगा। और ये कैपिटल रिसिप्ट से क्या होता था, जो टोटल कैपिटल है बिजनेस का वो इंक्रीज होता था, और रेवेन्यू रिसिप्ट से रेवेन्यू इंक्रीज होता है। एंड आर यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करने में भी ये यूज होता है। दिस फंड्स आर जनरेटेड फ्रॉम फर्म्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से ये जनरेट होता है, जो बिजनेस का कोर मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है वो, जैसे कोई बिजनेस का पेन बेचने का है एक्टिविटी, पेन बेचने का बिजनेस है, तो जितनी वो पेन बेचेगा तो उसके रिवेन्यू में बढ़ेगा ना, तो ये क्या होगा, रिवेन्यू रिसिप्ट होगा। दे आर शोन इन द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होता है, बैलेंस शीट में ये शो नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल सेल किया, फिर कमीशन मिला, फी मिली फ्रॉम सर्विस, सर्विस किया तो फी जो भी मिला वो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट जो मिल रहा है हर महीने या 6 महीने जैसे भी, तो हम उसे क्या कहेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे। उसके बाद है एक्सपेंस, ठीक है, तो पहले हमने एक्सपेंडिचर पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे एक्सपेंस। तो एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में थोड़ा जो डिफरेंस है वो है, द पोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है, हमने जो भी एक्सपेंडिचर पढ़ा तो उसका जो कुछ ऐसा पोर्शन, एक्सपेंडिचर का एक पार्ट है ये, दैट इज यूज्ड अप और कंज्यूम्ड इन जनरेटिंग रिवेन्यू, जिसका यूज किसके लिए किया जाता है, रिवेन्यू जनरेट करने के लिए किया जाता है ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक अकाउंटिंग, तो हम उसे क्या कहेंगे, एक्सपेंस कहेंगे, ठीक है। ऑलवेज रिवेन्यू इन नेचर, ये कैसा होता है, रिवेन्यू ही होता है नेचर में, एंड शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको शो किया जाता है। और एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर तो 3 टाइप के होते हैं, कैपिटल भी होता है, रेवेन्यू भी होता है और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होता है, तो ये इसी का पार्ट है एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर का ही ये पार्ट होता है एक्सपेंस, जो सिर्फ रिवेन्यू ही ये क्या है, रिवेन्यू इन नेचर है, और ये किसके लिए यूज होता है, जनरेटिंग रिवेन्यू, रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो भी खर्चा होता है जो 1 अकाउंटिंग ईयर में होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, एक्सपेंस कहेंगे। जैसे कि सैलरी पेड की है, रेंट है, डेप्रिसिएशन है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, एडवर्टाइजिंग फॉर द ईयर, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सपेंस कहेंगे। तो ये जो छोटा छोटा सा डिफरेंस है एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस का, तो वो आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद है इनकम, तो इनकम, हम इनकम किसे कहते हैं, टोटल मनी, टू द टोटल मनी अ पर्सन और बिजनेस अर्न, टोटल मनी जो बिजनेस या फिर पर्सन अर्न कर रहा हो तो हम उसे क्या कहेंगे, इनकम कहेंगे। और जिसके अंदर रेवेन्यू और गेन दोनों ही आ जाता है। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, अर्निंग फ्रॉम द मेन बिजनेस एक्टिविटी। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, जो बिजनेस का मेन एक्टिविटी है जिससे वो पैसा अर्न करता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, रेवेन्यू कहेंगे। गुड्स है, सर्विस है, तो वो सेल किया तो उसका जो भी पैसा आया तो वो क्या होगा, रेवेन्यू होगा। फिर गेन, गेन का मतलब क्या है, अर्निंग फ्रॉम अदर एक्टिविटी, दूसरी एक्टिविटी से जो भी पैसे आ रहे हो, ठीक है, जैसे अगर कोई भी असेट है, फिक्स असेट है, उसको सेल किया तो जो भी प्रॉफिट मिल रहा है तो वो क्या होगा, गेन होगा। वो अदर एक्टिविटी हुई ना, वो बिजनेस की खुद की तो हुई नहीं,
इंटरेस्ट इनकम है, फिर डिविडेंड रिसीव हुआ तो वो क्या होगा, गेन होगा। और ये दोनों मिलकर टोटल जो भी पैसा कमा रहा है हम उसको क्या कहेंगे, इनकम कहेंगे। उसके बाद है प्रॉफिट। तो इनकम अलग होता है, प्रॉफिट भी अलग होता है। प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, प्रॉफिट इज द सरप्लस। ये प्रॉफिट क्या है, सरप्लस है। इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ओके, तो ये आपको याद रख लेना है, बाकी सब आपका काम हो गया। प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम, जितना भी हमने कमाया है, जितना भी अर्न किया है, उसमें से सारे ही एक्सपेंस माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, और इससे हमें क्या पता चलता है, नेट रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। जो बिजनेस कर रहे हैं हम, तो उसका कोई फायदा है भी या नहीं, वो हमें पता चलता है, प्रॉफिट से हमें पता चलता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, ये दो आपने बहुत बार सुना होगा। तो उसमें जो ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, इनकम, जो जितना भी हमने कमाया वो इनकम, माइनस हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉस्ट। मीन जैसे कि रॉ मटेरियल, वेजेस वगैरह, वो डायरेक्ट कॉस्ट जो भी होती है वो हम माइनस करेंगे इनकम में से, तो हमें क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, तो इनकम में से सारे ही एक्सपेंस हम माइनस करेंगे, जैसे रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट, टैक्स, सब कुछ सारे ही एक्सपेंस हम माइनस करेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, नेट प्रॉफिट कहेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको याद रखना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। उसके बाद है लॉस। ठीक है, तो लॉस क्या है, प्रॉफिट का उल्टा हो गया। ठीक है, प्रॉफिट में हम क्या करते थे, इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर रहे हैं। अब एक्सपेंस में से इनकम हम माइनस करेंगे, मीन्स एक्सपेंस ज्यादा हो गया और इनकम तो हमारी कम है, तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, द डिफरेंस ऑब्टेन बाय द डिडक्शन ऑफ रेगुलर इनकम फ्रॉम द एक्सपेंस, तो हम उसे क्या कहेंगे, लॉस कहेंगे, जिसे हम रिवेन्यू लॉस कहते हैं, क्योंकि ये रेगुलर इनकम में से हमने रेगुलर एक्सपेंस माइनस किया है, तो हम उसे क्या कहेंगे, लॉस कहेंगे। और डिफिसिट वर्ड जो है वो भी यूज होता है लॉस के लिए। अनदर टाइप ऑफ लॉस, जैसे कि जिसमें देयर कैन बी हैपनिंग ऑफ लॉस विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, जैसे कि गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया फायर से, 5,000 का गुड्स था, वो 5,000 डिस्ट्रॉय हो गया, तो हम उसे क्या कहेंगे, लॉस ही कहेंगे ना। तो इसमें तो कोई एक्टिविटी हुई नहीं, लेकिन फिर भी लॉस हुआ है, लेकिन किसी और रीजन की वजह से यहाँ पर लॉस हो रहा है। जैसे गुड्स जो है स्टॉलन हुए, फिर वो भी क्या होगा, लॉस होगा। डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट ड्यू टू एक्सीडेंट, अब रास्ते पे एक्सीडेंट हुआ और जिसकी वजह से गुड्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए, तो उससे उससे क्या होगा, लॉस होगा। गुड्स डिस्ट्रॉयड ड्यू टू रेन, रेन की वजह से, बरसात की वजह से जो गुड्स है वो डिस्ट्रॉय हुआ, तो ये सब क्या है, लॉस ही हुआ। ठीक है, और कुछ ऐसे गुड्स, एनी असेट, कोई भी ऐसा असेट्स है मीट विथ एन एक्सीडेंट, तो वो भी क्या होगा, लॉस होगा। एनी असेट इज सोल्ड लेस देन बुक वैल्यू, जितना हमें उसको असेट को बेचना होगा उससे कम वैल्यू में बेचा, तो वो क्या होगा, लॉस होगा। जितनी अमाउंट नहीं मिली तो उसे हम क्या कहेंगे, लॉस होगा। तो वो क्या होगा, कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस जो कभी कभार होता है, ठीक है, बाय चांस कभी कभार होता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, कैपिटल लॉस कहेंगे। और रेगुलर होता है मीन्स रेगुलर इनकम में से, रेगुलर रेगुलर एक्सपेंस में से रेगुलर इनकम हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, हमें रेवेन्यू लॉस होगा। अब उसके बाद है परचेज और सेल। तो परचेज का मतलब होता है खरीदना, ठीक है, बाय करना, और सेल, सेल मीन्स बेचना। तो अब इसमें क्या है कि बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में परचेज का मतलब होता है कि अब कोई ग्रेन मर्चेंट है, ठीक है, अब वो स्टेशनरी खरीद रहा है, तो उसके लिए क्या होगा, स्टेशनरी एक्सपेंस होगा, परचेज नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसके लिए क्या होगा, स्टेशनरी एक्सपेंस होगा, परचेज नहीं होगा। बट अगर ग्रेन मर्चेंट ग्रेन परचेज कर रहा हो तो हम उसे क्या कहेंगे, परचेज कहेंगे। ओके, समझ में आ गया इस एग्जांपल से। मेनी आइटम्स और सर्विस आर परचेज इन द बिजनेस, ऑल दिस परचेजेस आर नॉट ट्रीटेड एज परचेज ऑफ बिजनेस। सारी की सारी जो परचेज है वो बिजनेस के लिए परचेज नहीं होता है, उसमें से कुछ एक्सपेंस भी होता है। बिजनेसमैन डज द बिजनेस ऑफ गुड्स, कोई भी गुड्स का बिजनेस कर रहा हो, जैसे पेन का बिजनेस कर रहा है वो, ठीक है, परचेज ऑफ दैट गुड्स इज ट्रीटेड एज परचेज,
इन अकाउंटिंग। अब पेन का बिजनेस कर रहा है वो, तो पेन खरीदेगा तभी ही उसका वो परचेस होगा, वरना नहीं होगा। अब वो कुछ और खरीद रहा है, फर्नीचर खरीद रहा है, तो वो उसका परचेस थोड़ी होगा, वो तो उसका एक्सपेंस होगा। अब है सेल, तो उसी तरह से सेल में क्या होगा, बिजनेस में रिसीव्स डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम, बहुत सारी इनकम उनको मिल रही है बिजनेस में। अब सारे के सारे इनकम है वो सेल तो होगी नहीं। A businessman does the business of goods, sale of that good is treated as sale in accounting। जैसे कि इनकम जनरेटेड बाय ग्रेन मर्चेंट थ्रू सेल ऑफ ग्रेन, तो हम उसे क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। ठीक है, अब ग्रेन मर्चेंट ने कुछ और सेल किया, उससे जो इनकम हुई तो वो सेल नहीं हुआ, लेकिन ग्रेन मर्चेंट का काम ग्रेन का है, तो अगर वो ग्रेन सेल करेगा तो वही उसका सेल कहलाएगा। ठीक है, तो ये इतना होता है परचेस एंड सेल। उसके बाद है स्टॉक। अब स्टॉक में क्या है कि बिजनेसमैन परचेस करता है गुड्स को। ठीक है, गुड्स बिजनेसमैन ने परचेस किया, कितने का परचेस किया है, 70,000 का। अब 70,000 का गुड्स परचेस किया है, अब उसमें से 45,000 का जो गुड्स है वो उसने बेच दिया है, जितने में भी बेचा हो, 50,000 में, 60,000 में, 70,000 में, जितने में बेचा हो, लेकिन 45,000 का उसने क्या कर दिया है, सेल कर दिया। ठीक है, सेल कर दिया। अब 70,000 में 45,000 का तो सेल कर दिया, अब बाकी का जो 25,000 बचा है, तो हाँ हम उसे क्या कहेंगे, स्टॉक कहेंगे। क्या कहेंगे, हम उसे स्टॉक कहेंगे, क्योंकि इतना जो है गुड्स बचा है, तो बचे हुए को हम क्या कहेंगे, स्टॉक कहेंगे। जो अनसोल्ड है, अनसोल्ड गुड्स है, तो हम उसे क्या कहेंगे, अनसोल्ड गुड्स, उसे हम कहेंगे स्टॉक कहेंगे। ओके, और वो एट द एंड ऑफ द ईयर ये क्या बनेगा, क्लोजिंग स्टॉक बनेगा। जो 25,000 का जो अनसोल्ड गुड्स है, स्टॉक है, वो एट द एंड ऑफ द ईयर क्या बनेगा, क्लोजिंग स्टॉक बनेगा। और दूसरे दिन जो नेक्स्ट ईयर आएगा तब वो क्या बनेगा, 25,000 का स्टॉक जो है वो नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, अब हम पढ़ लेते हैं एक बार। गुड्स परचेस्ड बाय बिजनेसमैन फॉर बिजनेस पर्पस, ट्रेडिंग पर्पस के लिए जो भी परचेस किया है, उसमें से गुड्स रिमेन अनसोल्ड, जो भी अनसोल्ड रह गया है गुड्स, हम उसे क्या कहेंगे, स्टॉक कहेंगे। जो हमने देखा 70,000 का गुड्स था, 45,000 सेल हो गया, 25,000 क्या हुआ, अनसोल्ड रह गया। ये अनसोल्ड रह चुका है गुड्स, तो हम उसे क्या कहेंगे, स्टॉक कहेंगे। ओके, तो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर हम उसे क्या कहेंगे, 25,000 वो क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक बनेगा। और ओपनिंग स्टॉक कब बनेगा, नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर में क्या बन जाएगा, ये ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक क्या है, एक करंट असेट है, जो बैलेंस शीट में हम शो करते हैं, करंट असेट्स में शो करते हैं क्लोजिंग स्टॉक में। स्टॉक मीन्स सरप्लस ऑफ गुड्स फ्रॉम परचेज, उसे हम क्या कहेंगे, स्टॉक कह सकते हैं, या फिर हम अनसोल्ड गुड्स को भी स्टॉक कह सकते हैं। उसके बाद है डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स मीन्स जिससे हमें पैसे मिलने हो, मीन्स जो कस्टमर होते हैं वो, उसे हम क्या कहेंगे, डेटर्स कहेंगे। व्हेन अ बिजनेसमैन सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है, बिजनेसमैन ने सेल किया है गुड्स क्रेडिट पे सेल किया है, टू हिज ओन कस्टमर, कस्टमर को उसने क्या किया है, क्रेडिट पे सेल किया है, बिजनेसमैन ने सेल किया, क्रेडिट पे सेल किया है। तो कस्टमर्स आर कोल्ड क्रेडिटर, और इसे हम क्या कहेंगे, डेटर्स कहेंगे। सॉरी, क्या कहेंगे हम, डेटर्स। क्यों, क्योंकि इससे हमें पैसे मिलने हैं बिजनेस को, क्योंकि अभी ये जो पैसे हैं, मनी है, वो अभी देना बाकी है, जो अभी फ्यूचर में वो मनी देगा। ठीक है, तो अब डेटर्स को हम क्या कहेंगे, करंट असेट्स, जो बैलेंस शीट में हम रखते हैं ना, बैलेंस शीट में करंट असेट्स में रखते हैं डेटर्स को। उसी तरह से बिल्स रिसीवेबल, उसमें भी क्या होता है, पैसे मिलते ही है बिजनेस को। ठीक है, उसमें भी क्या होता है, बिजनेस को पैसे मिलते हैं, बिजनेस में पैसे आते हैं। बिल्स रिसीवेबल इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, where there are two parties, यहाँ पे दो पार्टी होती है, एक तो बिल लिखने वाला, बिल राइटर, और अदर इज द बिल एक्सेप्टर होता है। ठीक है, जो बिल राइटर है वो एक्वायर राइट टू रिसीव सर्टेन अमाउंट, एक होता है बिल राइटर होता है, और एक क्या होता है, बिल एक्सेप्टर। अब जो बिल राइटर है
एक्वायर्स राइट, उसके बाद राइट होता है कि रिसीव सर्टेन अमाउंट, ये जो है वो इसको पैसे देगा प्री डिटर्मिन डेट को इन द फ्यूचर, ठीक है। इट बिकम्स रिसीवेबल। बिल इज अ बिल रिसीवेबल फॉर द बिल राइटर, बिल राइटर के लिए क्या होगा, ये बिल रिसीवेबल होगा क्योंकि उसको पैसे मिलने हैं फ्यूचर में, पर्टिकुलर डेट पे, पर्टिकुलर अमाउंट। इन दिस रिटर्न डॉक्यूमेंट बिल एक्सेप्टर, जो बिल एक्सेप्टर है वो एक्सेप्ट करेगा रिटर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे स्पेसिफाइड अमाउंट ऑन मैच्योरिटी डेट। एक्सेप्टर जो है वो अब इसको पे करेगा, ठीक है, अमाउंट क्या करेगा, पे करेगा, तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, तो ज्यादातर तो जो है वो डेटर्स ही होते हैं बिल्स पेबल में, तो एक्सेप्टर के लिए ये क्या होगा, बिल्स पेबल हो गया, ये इसको पैसे देने हैं। तो रिसीवेबल मीन बिजनेस में जो भी पैसे आ रहे हो तो हम उसे क्या कहेंगे, बिल रिसीवेबल हम कहेंगे। एनी अमाउंट टू बी रिसीव्ड बाय बिजनेसमैन इन द फ्यूचर फ्रॉम एनी पर्सन, फ्यूचर में कोई भी पर्सन से पैसे मिलने हो बिजनेसमैन को तो हम उसे क्या कहेंगे, रिसीवेबल कहेंगे। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, ये भी क्या है, एक बिल्स एक रिसीवेबल ही है। और दूसरे भी हो सकते हैं, जैसे कमीशन आउटस्टैंडिंग रह गया वो मिलेगा, रेंट आउटस्टैंडिंग है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एक्सपेंस जो पहले से ही ऑलरेडी पे कर दिया है तो वो भी क्या होगा, रिसीवेबल ही होगा। लोन एडवांस ये सब क्या है, रिसीवेबल जो मिल रहे हैं उनको। फिर है क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। तो अब बिजनेसमैन है, डज क्रेडिट सेल तो करता है, इन द सेम वे उसी तरह से वो क्रेडिट परचेज भी तो करेगा। अब वो क्या करेगा, क्रेडिट परचेज करेगा, क्रेडिट परचेज कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या, अब उसको मनी देना पड़ेगा, ठीक है। क्रेडिट उसने परचेज किया है, ये उसने क्रेडिट परचेज किया तो मनी उसको देना पड़ेगा, पैसे तो अब देगा सामने वाले को, तो हम उसे क्या कहेंगे, क्रेडिटर्स कहेंगे। सामने वाला जो है हम उसे क्या कहेंगे, क्रेडिटर कहेंगे। अब पर्सन फ्रॉम हुम गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, जिससे उसने परचेज किया है क्रेडिट पे तो उसे क्या कहेंगे, क्रेडिटर कहेंगे। दैट पर्टिकुलर पर्सन बिकम्स क्रेडिटर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का क्या होगा, क्रेडिटर होगा। अ ट्रेडर बिकम्स क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस, ये जो ट्रेडर है जिससे उसने खरीदा है वो क्या होगा, क्रेडिटर होगा बिजनेस का, क्योंकि उससे पैसे देने हैं, अब देने की बारी है, अब पैसे देने की बारी है। क्रेडिटर्स आर ट्रीटेड एज करंट लायबिलिटी, ये क्या होगा, करंट लायबिलिटी होगा जो बैलेंस शीट में शो किया जाता है। करंट लायबिलिटी, लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है क्योंकि इसे पैसे देने हैं। उसी तरह से बिल पेबल भी है, ये भी क्या है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, उसमें दो पार्टी होती है जो हमने पहले देखा। एक तो होता है बिल राइटर, बिल राइटर लिखने वाला, और एक क्या होता है, बिल एक्सेप्टर होता है, एक्सेप्ट करने वाला। वेर बिल एक्सेप्टर एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो एक्सेप्ट करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे, पे करना है उसको मनी। प्री डिटरमिन डेट को, पर्टिकुलर जो अमाउंट है वो पे करना है, इट बिकम्स पेबल। इन दिस रिटर्न बिल एक्सेप्टर, जो एक्सेप्टर है वो एक्सेप्ट करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी की ये जो अमाउंट है वो देनी है तो हम उसे क्या कहेंगे, बिल पेबल कहेंगे। ये एक्सेप्टर है ना तो हम क्या कहेंगे, बिल्स पेबल होगा। ये जो बिजनेस, ये जो किया है बिजनेसमैन है, तो ये क्या होगा, ट्रेडर होगा, वो जो क्रेडिटर है तो ये उसको देगा पैसे, ये होगा बिल्स पेबल। उसके बाद है पेबल, पेबल मीन जो भी अमाउंट पे करनी होती है तो हम उसे क्या कहेंगे, पेबल कहते हैं। जैसे क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल वगैरह होगा, जिसमें क्या होता है, अमाउंट बिजनेस को देनी होती है किसी पर्सन को फ्यूचर में तो हम उसे क्या कहेंगे, कहेंगे पेबल होता है। जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी देनी बाकी है तो वो देगा बिजनेसमैन। फिर वेजेस बाकी है तो वो देगा। कोई भी ऐसा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा, प्री रिसीव्ड इनकम होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, पेबल कहेंगे। पेबल भी क्या है, वो सब सारी पेबल हम क्या कहेंगे, उसको करंट लायबिलिटी कहते हैं, उसको करंट लायबिलिटी। अब उसके बाद है डिस्काउंट, डिस्काउंट तो सभी को पता ही होगा, ठीक है। तो डिस्काउंट तो मीन्स क्या होता है, छूट होती है। जैसे हमने कुछ भी सेल किया तो जितना प्राइस है उससे कम में हमने लिया है तो हमें क्या होगा, डिस्काउंट मिला है,
ठीक है, तो ये किसके साथ होता है, परचेज और सेल में होता है डिस्काउंट। Many times from total amount of purchase or sale as per condition, certain amount is deducted, कुछ amount जो है वो deduct हो जाती है and net amount जो है वो pay किया जाता है। The amount जो deduct की जाती है तो हम उसे क्या कहेंगे, डिस्काउंट कहेंगे। ठीक है, अब 10,000 का गुड्स था, उसमें से 9,500 पे किया है, तो 500 जो है वो क्या होगा, डिस्काउंट होगा। आउट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ परचेज एंड सेल द अमाउंट विच इज प्रोक्यूर्ड और डिडक्ट, हम उसे क्या कहेंगे, डिस्काउंट कहेंगे। तो टू टाइप के डिस्काउंट होते हैं, एक तो है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, हम सेल के टाइम पे करते हैं। ठीक है, एट द टाइम ऑफ सेल a business person deduct certain percentage या amount from sales price, हम उसे क्या कहेंगे, ट्रेड डिस्काउंट कहेंगे। रिकॉर्ड नहीं किया जाता, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। हम अज्यूम करते हैं जैसे 10,000 रुपए है, जब 10,000 रुपए का जो गुड्स है वो सेल करना है 2% ट्रेड डिस्काउंट के साथ, मीन्स उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, 10,000 है, बट 2% डिडक्ट करके यानी 200 रुपए माइनस करके जो 9,800 है वही उतने में सेल करना है, मीन्स इतना जो है वो हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में 9,800। तो ये क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट होगा, इतना ही हमें रिकॉर्ड करना है 9,800 का। अब कैश डिस्काउंट, तो वो क्या होगा, टू अट्रैक्ट द कस्टमर, इसमें क्या होता है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं कैश डिस्काउंट की। अगर उसी वक्त हमें पैसे मिल जाते हो, ठीक है, तो हम 200 रुपए और डिस्काउंट देंगे, तो ये क्या होगा, कैश डिस्काउंट होगा, ताकि उसी वक्त हमें पैसे मिल जाए, कस्टमर भी अट्रैक्ट हो, विद द पर्पस टू रिसीव क्विक कलेक्शन ऑफ क्रेडिट सेल। द अमाउंट विच इज डिडक्टेड फ्रॉम रिसीवेबल अमाउंट, तो हम उसे क्या कहेंगे, कैश डिस्काउंट कहेंगे। कैश डिस्काउंट जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है। आफ्टर डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट डिडक्शन करने के बाद कैश डिस्काउंट करते हैं। जैसे कि इसके अंदर हमने 200 रुपए माइनस करके कितना हुआ, 9,800। अब 9,800 पे हम 200 रुपए का डिस्काउंट अलाउ करेंगे। ठीक है, अगर जो कस्टमर ने पे कर दिया है कैश एट द टाइम ऑफ कलेक्शन ऑफ कैश, ठीक है, कि 10 दिनों के अंदर अंदर पे कर दिया, तो फिर 200 रुपए का और डिस्काउंट होगा, उसे हम क्या कहेंगे, कैश डिस्काउंट। या फिर उसी वक्त पे कर दिया तो हम 200 रुपए और डिस्काउंट देंगे, ये क्या होगा, कैश डिस्काउंट होगा। यानी कि 9,800 में से जो ट्रेड डिस्काउंट काटकर 9,800 हो रहे थे, उसमें से 200 रुपए माइनस किए, तो कितना अब पे करना है, 9,600 पे करना है सप्लायर को। 200 रुपए जो कट हुए वो क्या होगा, कैश डिस्काउंट होगा। दिस डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ कलेक्शन ऑफ कैश के कलेक्शन पे किया जाता है ताकि जल्दी कैश मिल जाए, और इट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट बोला जाता है। तो ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट था। अब डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउ किसे कहते हैं, डिस्काउंट रिसीव जो हमें डिस्काउंट मिला, ठीक है, तो ये दोनों ही क्या है, कैश डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड और कैश डिस्काउंट, ये दोनों ही क्या है, कैश डिस्काउंट है, जो अभी हमने पढ़ा, जो बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, कैश डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। और इससे जो कैश रिसीव होता है वो क्या होता है, इनकम होता है, और डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो वो क्या होगा, एक्सपेंस होगा। डिस्काउंट रिसीव, जैसे बिजनेसमैन ने परचेस किया है गुड्स, ठीक है, 10,000 का परचेज किया है गुड्स, अब उसमें से 2% जो है वो डिस्काउंट होगा। अगर जो उसने 15 दिनों के अंदर अंदर पेमेंट कर दिया तो 2% का डिस्काउंट होगा। तो ये जो 10,000 में से 15 दिनों के अंदर अंदर उसने पेमेंट कर दिया, तो मीन्स 10,000 में से 2% माइनस करेंगे, तो जो 9,800 है, ठीक है, 10,000 में से 2% माइनस करके जो 9,800 है, तो वो उसने पे किया, तो ये जो 200 रुपए है उसे हम क्या कहेंगे, डिस्काउंट रिसीव कहेंगे। क्या कहेंगे, डिस्काउंट रिसीव, जो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। डिस्काउंट रिसीव, हमने परचेस किया, पेमेंट हमने तुरंत कर दी थी, 15 दिनों के अंदर ही हमने पेमेंट कर दी, तो हमें ये मिला डिस्काउंट, तो डिस्काउंट रिसीव होगा। अब डिस्काउंट अलाउ, तो सामने वालों के लिए क्या हुआ, डिस्काउंट अलाउ हो गया। तो व्हेन बिजनेसमैन, अब हम बिजनेसमैन हैं, हमने सेल किया गुड्स, तो हमने बेचा है गुड्स,
कितने का? 15,000 का हमने बेचा है गुड्स, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि 10 दिनों के अंदर इफ अमाउंट इज रिसीव्ड इन 10-10 डेज 2% डिस्काउंट विल बी अलाउ, हम अलाउ करेंगे। तो अब हमें पैसे कितने मिलेंगे? अब जो सामने वाला है कल्पना है, कल्पना ने खरीदा है हमसे, हमने क्या किया है? सेल किया है। किसको? कल्पना को हमने सेल किया है, ठीक है। कल्पना को हमने सेल किया, उसे बोला कि 10 दिनों के अंदर अगर जो पैसे मिल जाएंगे 15,000 तो 2% का डिस्काउंट अलाउ होगा। तो 10 दिनों के अंदर उसने पैसे दे दिए तो 2% का डिस्काउंट मीन्स 14,700 उसने हमें पैसे दिए। तो 300 रुपए वो क्या होगा? डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट अलाउ होगा। तो वो डिस्काउंट अलाउ जो है वो रिकॉर्ड भी किया जाता है और ये क्या होगा बिजनेस के लिए एक्सपेंस होगा। ओके, तो ये था डिस्काउंट रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउ। अब हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन के बारे में। अब डेप्रिसिएशन ये क्या है? एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, ठीक है। डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? असेट पे लगता है। एवरी असेट हैज इट्स ओन यूजफुल लाइफ, उसकी खुद की यूजफुल लाइफ तो होगी। कोई भी व्हीकल है तो पूरी जिंदगी तो चल नहीं सकता, ठीक है। 10 साल 12 साल कभी ना कभी तो वो खत्म होगा। When an asset is used in the business, its value decrease, उसकी जो वैल्यू है वो क्या होती जाती है? असेट की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है ग्रेजुअली ड्यू टू द यूज ऑफ असेट, यूज ऑफ असेट के कारण या फिर कोई और रीजन के कारण। और हर साल जो रिड्यूस होती है, एक सर्टेन रेट पे रिड्यूस होती है, तो उस अमाउंट को हम क्या कहेंगे? डेप्रिसिएशन कहेंगे, ठीक है। जैसे कि 50,000 की कोई असेट है तो उस पे हमने 5% या 10% हमने क्या रखा है? रेट रखा है, ठीक है। जैसे 50,000 की फॉर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कोई 50,000 की कोई असेट है, उसमें हमने बोला कि 10% हम डेप्रिसिएशन रेट रखेंगे। तो 10% मीन्स 5,000 जो है वो क्या होगा? डेप्रिसिएशन होगा इसका 10%, जो रिड्यूस करते हैं। मीन्स इसका अभी जो असेट है उसका 45,000 क्या होगा? रेट होगा अभी की वैल्यू। उस तरह से हर हर बार जो है वो माइनस किया जाता है। बिफोर मेकिंग टैक्स पेमेंट टू द गवर्नमेंट डेप्रिसिएशन इज डिडक्टेड, टैक्स के पहले ये डिडक्ट की जाती है, उसके बाद टैक्स पे किया जाता है। डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का क्या है? ये नॉन कैश, इसमें कैश दिखाई नहीं देता पर ये क्या है? एक्सपेंस है बिजनेस का। उसके बाद है बैड डेट। बैड डेट में क्या होता है कि गुड्स जो है क्रेडिट पे सेल किया है, क्रेडिट पे क्या किया? सेल किया, ठीक है। पर्सन को, कस्टमर को सेल किया है, कस्टमर जो डेटर्स होता है वो, ठीक है, जिससे हमें पैसे मिलने होते हैं। जैसे कि हमने 10,000 में सेल किया है, अब 10,000 में से हमें कितना मिला? 9,000 ही मिला है। तो जो 1,000 रुपए जो हमें नहीं मिले तो हम उसे क्या कहेंगे? बैड डेट कहेंगे कि अब ये 1,000 दे ही नहीं सकता, या फिर वो देने की पोजीशन में ही नहीं है, 2,000 1,000 जितना भी आप कह लो, ये एग्जाम्पल के लिए, तो हम उसे क्या कहेंगे? बैड डेट कहेंगे, ठीक है। when goods sold on credit by the business person to whom goods sold is debtor, वो क्या होगा? डेटर का बिजनेस का, जो अमाउंट हमें मिलने वाली है, जिससे कलेक्शन होने वाला है मनी का। many times debtor of business may not be in a position to pay full amount, या full amount भी नहीं दे सकता, पूरे 10,000 भी नहीं दे सकता, या फिर 5,000 नहीं दे सकता, 5,000 ऑलरेडी दे दिए हैं तो बाकी 5,000 नहीं दे सकता, या फिर कुछ अमाउंट या फिर फुल अमाउंट ड्यू टू हिज वीक फाइनेंशियल कंडीशन। If the amount is not collected even after the necessary effort, the amount which is not received is known as bad debt, हम उसे क्या कहेंगे? बैड डेट कहेंगे। और बैड डेट जो है वो क्या है? लॉस है, ये एक्सपेंस नहीं है, ये क्या है? लॉस है, क्योंकि वो हमें पैसे ही नहीं दे रहा। अब बैड डेट रिकवर क्या क्या मतलब हुआ? जो बैड डेट, जैसे कि 10,000 है, उसमें से 2,000 रुपए मिल गए लेकिन 8,000 रुपए अभी हमें नहीं मिले, ये क्या था? बैड डेट था। अब भगवान की दया हो गई और उसके बाद पैसे पता नहीं कहाँ से आ गए, तो अब उसने 8,000 रुपए दे दिए, तो वो क्या होगा? बैड डेट रिकवर हो गया। क्या होगा? बैड डेट रिकवर हो गया। ये 8,000 रुपए जो बैड डेट थे वो हमें मिल गया, या फिर उसमें से हमें 7,000 मिला या फिर 6,000 मिला,
तो ये जो हमें मिला पैसा जो नहीं मिलने वाला था, तो हम उसे क्या कहेंगे, बैड डेट रिकवर कहेंगे। समटाइम्स सम अमाउंट रिटर्न ऑफ एज बैड डेट इन द पास्ट, पहले ये बैड डेट था, इज रिसीव्ड ड्यूरिंग करंट ईयर, तो हम उसे क्या कहेंगे, बैड डेट रिकवर्ड कहेंगे। तो ये क्या होगा, इनकम होगा, करंट ईयर का इनकम, और पास्ट ईयर का पहले क्या था, ये लॉस था, और अब क्या हो गया, ये हमें पैसे मिले तो वो उतना इनकम होगा, बैड डेट रिकवर। अब है सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, ऐसा पर्सन जो उसकी जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है वो रेगुलरली पे कर सकता हो, ठीक है, रेगुलरली पे कर सकता है, ऐसी पोजीशन में है कि वो अपनी जो ऑब्लिगेशन लायबिलिटी है वो उसको पे कर सकता है, और जिसकी जो असेट है वो ज्यादा है लायबिलिटी से, असेट क्या है, ज्यादा है लायबिलिटी से, मीन्स वो पे कर सकता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, सॉल्वेंट पर्सन कहेंगे, वह वो पैसे दे सकता है। अब इनसॉल्वेंट मीन्स वो पैसे नहीं दे सकता, ठीक है, पर्सन हु डजंट पे हिज फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन रेगुलरली, मीन्स वो ऐसे पोजीशन में ही नहीं है कि वो अपनी जो लायबिलिटी है वो दे सके, ठीक है, ऑब्लिगेशन जो है वो पे कर सके, ऐसे पोजीशन में ही नहीं है, मीन्स उसकी जो असेट है वो कम है और लायबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, मीन्स वो भी पे नहीं कर सकता, तो हम उस पर्सन को क्या कहेंगे, इंसॉल्वेंट में इंसॉल्वेंट कहेंगे, इंसॉल्वेंट पर्सन। लेकिन पर्सन तभी ही इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होगा जब कोर्ट ने बोला हो कि अब ये पैसे नहीं दे सकता है, तो अब इसको कर दो इंस्टॉलमेंट, तब तक हम नहीं बोल सकते कि ये इंस्टॉलमेंट है। ओके, तो ये होगा सॉल्वेंट और इंस्टॉलमेंट। सॉल्वेंट जो पैसे दे सकता हो, इंस्टॉलमेंट जो पैसे नहीं दे सकता। अब अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, ये तीन इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी लोग कंफ्यूज हो जाता है कि ये है क्या, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। तो अकाउंट का मतलब क्या होता है, अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जितने भी सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, कोई भी पर्सन से रिलेटेड, असेट से रिलेटेड, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, कोई भी ट्रांजेक्शन है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। कोई एक अकाउंट में हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे, अकाउंट कहेंगे। जैसे कैश अकाउंट, तो कैश के सारी ट्रांजेक्शन कैश अकाउंट में होगी। सेल्स अकाउंट, सेल्स के सारे ट्रांजेक्शन हम सेल अकाउंट में करते हैं, ठीक है। सैलरी अकाउंट, तो सैलरी हमने जितनी भी दी है, जिसको भी दी है, तो वो क्या होगा, सैलरी अकाउंट में लिखेंगे हम। तो ये सब क्या होगा, अकाउंट होगा, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हम जिसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं वो अकाउंट होगा। तो ये दिखाता है इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, करंट बैलेंस दिखाता है आइटम का। और उसके बाद अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का मतलब होता है, अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है, जो भी ट्रांजेक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो हम अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, तो वो उसको रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, इंटरप्रेट करना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, तो हम उसे क्या कहेंगे, अकाउंटिंग कहेंगे। जिससे हमें प्रॉफिट या फिर लॉस पता चलता है, पूरी की पूरी क्या है, ये प्रोसेस है जिससे हमें प्रॉफिट लॉस पता चलता है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है, और जिससे हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो ये क्या है, अकाउंटिंग क्या है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, बिजनेस की लैंग्वेज है, बिकॉज इट कम्युनिकेट्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये इससे क्या होता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमें पता चलती है, कम्युनिकेट्स होता है। तो ये क्या है, बिजनेस लैंग्वेज है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एक लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अब अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, नॉलेज जिसके अंदर नॉलेज, प्रिंसिपल, कंसेप्ट, रूल्स वगैरह होते हैं अकाउंट के, कि हमें कैसे अकाउंटिंग बनाना चाहिए, कि हाउ अकाउंटिंग इज डन, कैसे हम अकाउंटिंग कर सकते हैं, उसके सारे जो रूल्स रेगुलेशन है, रूल्स रेगुलेशंस जो भी है वो अकाउंटेंसी में होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अकाउंटेंसी। तो अकाउंट, अकाउंट का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल रिकॉर्ड, जो भी सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन उसका रिकॉर्ड करना, वो होता है अकाउंट। अकाउंटिंग तो प्रैक्टिकल प्रोसेस है एक, कि कैसे हम उसको मेंटेन करना है, कैसे कैसे, जिससे हमें प्रॉफिट एंड लॉस पता चले। और अकाउंटेंसी मीन्स उसके अंदर सारी थियरी, प्रिंसिपल, ये सब होता है दैट गवर्न अकाउंटिंग। तो ये आपको समझ लेना इन तीनों का डिफरेंस। तो ये थे अकाउंटिंग टर्म्स, थे इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स जो सभी को पता होने चाहिए, जो भी 11th में पढ़ते हैं या फिर बीकॉम में पढ़ते हैं, बीकॉम में भी आता है, बीबीए में भी आता है, तो इन सब में आता है ये अकाउंटिंग टर्म। तो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।